चलिए आज की क्लास जीडी का रहेगा। जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, जो भी डाउट होगा आप यहाँ पूछिएगा और इसके ऊपर आप अपना आंसर सेंड करते रहिएगा, मैं देखता रहूँगा। और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा कोशिश होता है कि हम आपको सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक कंटिन्यू आपको पढ़ाएं और शुक्रवार फ्राइडे जो है ये जीडी का क्लास रखें। जीडी का क्लास रखने से हमें कोई फायदा नहीं है, आपको सही बता रहा हूँ, कोई फायदा हमको नहीं होने वाला। ये सारा का सारा फायदा या क्रेडिट जो है ना वो आपके हिस्से में चला जाएगा, क्योंकि आज न कल इंटरव्यू फेस करना ही होगा आपको। कल आप किसी के दरवाजे पे जाएं, दौड़ दौड़ के यहाँ जाके मॉक दिए, वहां जाके मॉक दिए, वहां जाके मॉक दिए, और हर जगह इंस्टीट्यूट जो है आपका फोटो चिपका चिपका के आने वाला जनरेशन को बेवकूफ बना दे। उसको रोकने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप हमारे पास या किसी और संस्था में आते हैं लिखने के लिए नहीं आते, ये कभी भ्रम में मत रहिएगा। पैसा आप सीखने के लिए, समझने के लिए और बोलने के लिए देते हैं, लिखने के लिए नहीं देते हैं। अगर लिखना है तो क्वेश्चन आंसर लिखिए, बैठ के वो रामायण कथा पूरा इतिहास साल भर तक लिखिएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। जहां हैं जहां थे वहीं रह जाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास है, धीरे धीरे सफल भी हो जाएंगे। और पीछे जो जीडी आपका हुआ, आपका कॉन्फिडेंस भी कुछ तो जरूर इंक्रीज हुआ। आप बोल दीजिएगा ना कैमरे पे, और बोलने के बाद जब बैठिएगा ना तब आपको लगेगा हाँ हमने भी बोला, और बड़ा अच्छा अंदर से होगा, है ना। तो सबसे पहले जो है कौस्की के पास लेके चलो, ले जाओ कौस्की के पास। कौस्की, एनबीटी की कोई दो योजना बताओ मुझे। दुआब में कर वृद्धि और एक सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा। दुआब में कर वृद्धि के पीछे का रीजन बताओ, कारण क्या था? दुआब में कर वृद्धि का है कि गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दुआब कहते हैं। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दुआब कहते हैं, और यहाँ पर मतलब भूमि बहुत अधिक उपजाऊ थे, और मोहम्मद बिन तुगलक 1/2 कर लेते थे, 50%। और जबकि जो अलादीन खिलजी थे वो पूरे राज्य में 1/2 कर लेते थे। जिस वर्ष ये योजना की शुरुआत हुई उस वर्ष वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ सूखा पड़ गया और ये योजना भी असफल रहा। और आधिकारिक भी जो थे वो किसानों से 1/2 कर लेते थे, जिससे किसानों की स्थिति अत्यंत जर्ज हो गई। दूसरा पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा उसको कहेंगे जिसको कागजी मुद्रा को हम लोग सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। ये जो चीनी मंगोल ये मुद्रा सफल हुई थी? नहीं, ये असफल हुई थी। बैठिए, ले चलिए तो हाँ आलोक जी के पास जाइए। आलोक जी के पास। आलोक जी, यहाँ से आप बताइए सांकेतिक मुद्रा क्या था, समझाइए जरा। इसके पीछे लाने का उद्देश्य बताइए पहले। इसका पीछे लाने का उद्देश्य ये था कि राज्य में सोने और चांदी की कमी हो रही थी, और सांकेतिक मुद्रा एक कागजी मुद्रा होता है जो भी उसके तांबे चांदी के भाव की बराबर होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा लाने का जो प्रेरणा मिली थी वो ईरान के शासक से मिली थी, लेकिन ये असफल हो जाने का मूल कारण यह था कि उसमें कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं दी गई थी, जिसके कारण इसका नकली मार्केट में आने लगा। फिर ये योजना असफल हुई और उसके राजकोषीय में इससे भी घाटा हो गया। बैठिए, ले जाइए राजकुमार जी के पास आइए। राजकुमार जी खड़ा होइए। अलाउद्दीन का भू राजस्व सिद्धांत क्या है, समझाइए। सर, अलाउद्दीन का भू राजस्व लाने का मकसद था कि राज्य को अपने अधिक से अधिक मतलब कि बिजनेस यानी वृद्धि करना, राज्य में आर्थिक स्थिति को वृद्धि करना, और साथ ही साथ सैनिक की मतलब जो सैनिक की स्थिति को ठीक करना, यानी राज्य को सैनिक की स्थिति को ठीक करना, तथा साथ ही साथ दोआब वाले क्षेत्र में 1/2 मतलब कर लिया जाता था। और बोलिए, आप ही तो बोले बोलने का मौका दीजिए, बताइए। मतलब भूमि नाप करके वहाँ पे कर लगाया जाता है। ठीक, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन का? भू राजस्व का मेन पॉइंट बताइए, एकदम सेंटर वाला पॉइंट, क्यों लाया इसको?
यानी राज्य में आर्थिक स्थिति को वृद्धि करने के लिए सर, उसके बाद यानी सैनिक की स्थिति को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए तथा अपने साम्राज्य को वृद्धि करने के लिए। समाज को विस्तार करना। चलिए, आइए बैठिए, आइए यहाँ पे इसके पास, इनके पास लाइए। आप मुझे बताइए, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार समझिए। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले दीवान ए आरिज का जो मुख्य होता था वो आरिज ममालिक उन्हीं को कहा जाता था। इसमें इसका जो मुख्य कार्य था वो सैनिक की भर्ती करना, उनके वेतन को देना और सहयोग मतलब सहायता करने पर सैनिक का मदद करना। और दूसरा हो गया दीवान ए इंशा का जो मुख्य कार्य था वो शाही घोषणा का प्रारूप तैयार करना था और सरकारी कार्यों का लेखा जोखा करना था। एक हो गया दीवान ए रसालत को अगर आज के दौर में देखें तो एक विदेश मंत्रालय की तरह था, ये सुल्तान के अधीन होता था। और एक दीवान वजारत है, ये बाजार और व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बैठिए, ले जाइए एहसान जी के पास। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली एहसान जी समझाइए, क्यों लाया गया था, इसके पीछे का मकसद क्या था? अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण प्रणाली जो था सैनिक के लिए ही लाया गया था और क्योंकि उसको राज विस्तार के लिए सैनिक की ज़रूरत थी। 1303 ईस्वी में ये बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू हुआ था चित्तौड़ आक्रमण के बाद। उसके बाद उसको जो था कि दक्षिण अभियान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक की ज़रूरत थी। 4,70,000 करीब सैनिक उसको गठन किया और उतनी वेतन को अगर वो अपने खजाने से देता तो उसका खजाना खाली हो जाता है, इसलिए बाजार नियंत्रण को लाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सर बाजार को 3 पार्टों में बांटा गया। एक है आपका गल्ला मंडी बाजार और एक है गल्ला या मंडी बाजार, एक है आपका मवेशियों दासों की बाजार, घोड़ों की बाजार, एक कीमती वस्तुओं की बाजार थी। ले चलिए असलूक जी के पास, मेरे बगल में असलूक जी बैठा हूँ। कहाँ असलूक जी? असलूक जी, सामाजिक व्यवस्था बताइए अलाउद्दीन के समय का, एकदम आसान क्वेश्चन आपसे। यस सर। 2 ही मिनट के लिए बोलिए, लेकिन बोलिए तो लगे कि सामने वाला समझ गया आपकी बात को, बस। अलाउद्दीन के समय में समाज में तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब को समाप्त का प्रयास किया गया। शराब और जुआ पर प्रतिबंध लगा गया। वेश्यावृत्ति को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। और इसके पीछे का कारण क्या था? ये बातें बताए ना, इसके पीछे कारण क्या था? सर्वप्रथम सर शराब और जुआ पर प्रतिबंध का कारण था कि आपस में सारा मतलब सामंत लोग मिलकर आपस में मतलब एक दूसरे को पार्टी देते थे और विद्रोह करने का योजना बनाते थे आपस में। इसी कारण सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। ले चलिए इनके पास, धर्मेंद्र जी के पास, कैमरा ले जाइए। धर्मेंद्र जी कहाँ? हाँ ले जाइए। धर्मेंद्र जी आप मुझे बताइए, एमबीटी की कोई एक योजना बताइए। सर एमबीटी के सबसे पहले योजना था सर राजधानी परिवर्तन सर। राजधानी परिवर्तन बताइए। ये सर राजधानी परिवर्तन के सर दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ उसने सर राजधानी परिवर्तन सर दिल्ली से देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है वहाँ पर किया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। इसके पीछे कई इतिहासकार कई कारण बताते हैं सर। कुछ कारण बताते हैं कि दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए किया गया था। कुछ बताते हैं कि दिल्ली की जनता से बोलिए, रिलैक्स होकर बोलिए, क्या टेंशन है सर। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए किया गया था। कुछ बताते हैं मंगोल के आक्रमण के वजह से किया गया था। और कुछ बताते हैं सर कि उत्तर भारत से दिल्ली से दक्षिण भारत पर संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, इसलिए देवगिरी से दक्षिण भारत पर नियंत्रण करने के लिए परिवर्तित किया गया था। आपके हिसाब से कौन सही है? सर मेरे हिसाब से सही है सबसे लास्ट वाला सर कि मतलब कि पूरे भारत पर नियंत्रण, खासकर दक्षिण भारत में नियंत्रण करना चाहता था।
लेकिन सर वहाँ पर बेसिक नीड जैसे कि पानी की कमी थी सर। उसके अलावा सर अलाउद्दीन को जल्दी MBT को जल्दी समझ में आ गया था सर कि जिस तरह से दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना संभव नहीं है, उसी तरह से देवगिरी से उत्तर भारत पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड। इसी कारण सर वापस 40 दिन के अंदर ही उसने अपना मन बदल कर वापस दिल्ली राजधानी को परिवर्तित कर दिया। बेट, सुपर। ले चलिए इनके पास, चंदन जी के पास। चंदन जी खड़ा होइए। चंदन जी आप हमसे ये बताइए, उन्होंने बताया कि दिल्ली परिवर्तन हो गया, राजधानी अब देवगिरी हो गई या फिर दौलताबाद हो गई। अच्छा, अगर देवगिरी से दौलताबाद के दोनों इक्वली नाम है, अगर परिवर्तन हो गया उसके बाद फिर से राजधानी दिल्ली चली आई, इसके बीच में कुछ तो इसके पॉजिटिव पॉइंट भी रहे होंगे। निगेटिव तो ये हुआ कि ये असफल हो गया, बात सब समझ रहे हैं ना। निगेटिव इस बात का हो कि ये असफल हो गया, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव भी हुआ होगा। क्या मुझे कोई 2 पॉजिटिव बात बता सकते हैं? दिल्ली से देवगिरी ले जाने के लिए पॉजिटिव बात ना सर। दिल्ली क्या से फायदा हुआ होगा उस समय के? दिल्ली से देवगिरी ले जाने के लिए उसका मंशा ये था कि उत्तर भारत